हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउंस पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस, जिन्हें हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, तो इसे भी हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, मी, माई, अस, ये सारे के सारे प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोनाउंस को भी उनकी अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसका जो पहला टाइप है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम डेफिनेशन समझते हैं। इसकी जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। देयर फॉर्म चेंज टू इंडिकेट अ पर्सन, नंबर, जेंडर, केस। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, वो एक विशेष व्यक्ति या चीज़ को रिफ़र करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। देयर फॉर्म्स चेंज टू इंडिकेट अ पर्सन, नंबर, जेंडर, केस। उनकी जो फॉर्म्स होती हैं, उनकी जो स्थिति होती है वर्ड्स की, वो चेंज होती है। कभी किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, उनके जेंडर के बारे में बताने के लिए, उनके केस के बारे में बताने के लिए उनकी स्थिति चेंज होती रहती है। इस पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसका जो पहला भाग है, वो है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पसेसिव केस। यानी जितने भी प्रोनाउंस हैं, उन प्रोनाउंस में जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और जो पसेसिव यानी जो संबंध दर्शाते हैं, उन्हें उस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरे हैं, वो मी, माई, अस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला इसका प्रकार, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसे भी इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो बताता है, पहचान कराता है किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दिस एंड दैट। ये एग्जांपल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। जैसे कि अगर हम दिस को समझें, ये प्रोनाउन कैसे है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। हमने उन चीज़ों में से किसी एक ख़ास चीज़ की बात कही, दिस, यानी हमने उस चीज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम उस चीज़ का नाम लिए बगैर उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि दिस। अगर वहीं कुछ चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर रखी है, तो हम उसे दैट इशारा करके बताते हैं, दैट वन, दिस वन। तो जिसमें इशारा करके बताया जाए या इस तरीके से बताया जाए, तो वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इन्हीं के बहुवचन भी हैं। जैसे कि दिस का जो बहुवचन है वो दीज होता है, और दैट का जो बहुवचन है वो दोज होता है। तो हम अगला देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये अपने नाम से ही पता लग जाता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिसमें प्रश्न वगैरह पूछा जाए। तो इसे भी चलिए परिभाषा से देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसका भी यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, हु, हुम, विच, व्हाट। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। चलिए इन्हें हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला है, इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हु इज़ कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है। तो ये हु शब्द दिया गया है, ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें इस शब्द के ज़रिए पूछने की कोशिश की गई है कि बुलाने वाला कौन है। यानी जो बुलाने वाला है वो कोई ना कोई नाउन होगा, उसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए उसके ना पता होने की वजह से उसका
नाम न लेकर हु का प्रयोग किया गया है, कौन का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम बात करें whom की, किसका, यह पेन किसका है, या यह किसका है, whose इज दिस, ये किसका है। तो ये जो किसका शब्द प्रयोग किया गया है वो रिश्ता दर्शाने के लिए यह किसका है, यानी कि जिसका भी होगा वो कोई ना कोई इंसान होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। तो उसी तरीके से विच और वॉट हैं। तो इस तरीके के जो इंटरोगेटिव शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसे हम इसकी परिभाषा से समझते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा है, इट इज़ यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज़ किया जाता है किसी एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने के लिए, या फिर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, विच एवर, हु, whom, that, which, whoever, whomever। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आपको दोनों प्रोनाउंस में सेम एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हु जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी दिया गया है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी दिया गया है। होम उधर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है। तो ये दोनों में क्यों दिए गए हैं, और अगर दोनों में दिए गए हैं तो ये अलग कैसे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसमें हमें बताया गया है कि इनका यूज़ क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जबकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका यूज़ करते हैं हम किसी फ्रेज या क्लॉज को जोड़ने के लिए। जैसे कि जो हमने पहले वाला देखा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में देखा था एग्जांपल्स, हु इज़ कॉलिंग यू। तो इसी तरीके से हम इसमें भी देखते हैं हु से रिलेटिव प्रोनाउन को हु में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ अ गुड बॉय। लड़का जो खेल रहा है अच्छा लड़का है। यानी कि इसमें जो हु प्रयोग किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, एक लड़के के लिए। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ अ गुड बॉय। वहीं अगर हम इंटेरोगेटिव में देखें, हु इज़ कॉलिंग यू, या अगर हम इसे इसी से डिनोट करके देखते हैं, हु इज़ प्लेइंग, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि हु प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया गया है कि कौन खेल रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में पूछा नहीं गया कौन खेल रहा है, बल्कि बताया गया है, संबंध दर्शाया है कि वो लड़का जो खेल रहा है वो अच्छा लड़का है। तो जिसमें संबंध दर्शाया जाता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वैसे अगर हम देखते हैं हुम, इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं, द मैन हुम आर यू वेटिंग फॉर विल नॉट कम। व्यक्ति जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं नहीं आएगा। तो ये जो हुम शब्द है, जो इंटेरोगेटिव शब्द देखने में लग रहा है, लेकिन इसका यूज़ एक इंटेरोगेटिव शब्द की तरह नहीं यूज़ किया गया, बल्कि इसकी हिंदी है वो जो है, जो कि एक नाउन को बताने के लिए, नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है। वैसे ही हमारे जो अगला है, दैट, विच, हुएवर, हुमेवर। तो ये सारे के सारे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये संबंध दर्शाते हैं। तो और चलिए अब हम अगला देखते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसे भी हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, indefinite pronoun refer to an identifiable but not specified person or thing। तो जो indefinite pronoun है वो रिफ़र करता है यानी कि पहचानने में मदद करता है एक ऐसे पर्सन या थिंग, यानी ऐसे कोई इंसान या किसी चीज़ को पहचानने में मदद करता है जो कि अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। जैसे कि इसका जो नाम है इनडेफिनिट, जो कि डेफिनिट नहीं है, अनिश्चित है। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उनसे समझते हैं, ऑल, एनी, नन, सम, एनीबडी, नोबडी, समवन, समबडी एंड फ्यू। तो ये हमारे सारे के सारे एग्जांपल्स इनडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं। तो इसी में हम सबसे पहले ऑल को देखते हैं। ये जो ऑल दिया गया है ये किस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है, ऑल वर प्लेइंग देयर, वहाँ पर सब खेल रहे थे।
तो यहाँ पर ये जो ऑल शब्द दिया गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? कोई नाउन होगा या कोई चीज़ होगी। यहाँ पर खेलने की बात चल रही है, तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि वहाँ पर कोई नाउन होगा, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है कि वहाँ पर कितने लोग खेल रहे हैं या फिर कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चित बात समझ में आती है, इसलिए जो भी अनिश्चितता होती है, जैसे ऑल है, ऑल में भी अनिश्चितता होती है, समबडी है, समवन है, ये सारे के सारे अनिश्चितता दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। कई जगह आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन अलग भी दिखाई देंगे, लेकिन ये दोनों लगभग एक ही हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, इसकी जो डेफिनेशन है, द वर्ड्स विच एंड्स विद द वर्ड सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। वे शब्द जो सेल्फ से ख़त्म होते हैं या जिनके अंत में सेल्फ आता है, उन्हें रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। जितने भी शब्द जो सेल्फ के साथ में ख़त्म होते हैं, जिनके अंत में सेल्फ आता है, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इसका हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। सेंटेंस है, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये स्वयं किया। अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बनाएं तो बनता है, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ही ये किया। दोनों सेंटेंस में बात लगभग एक ही कही है, बस अगर दोनों में कुछ अंतर है तो वो दबाव का। जो दूसरा सेंटेंस है, मैंने खुद ही ये किया, तो इसमें थोड़ा सा दबाव दिया गया है, लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है, मैंने ये खुद किया, उसमें थोड़ा दबाव कम दिया गया है। यही अंतर है दोनों रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो ये थे हमारे प्रोनाउंस। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।